Hello everyone. Now we discuss about the economics second book Indian economic development. So the first chapter of Indian economic development is Indian economy on the eve of independence. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया की इकोनॉमी उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक, it is to familiarize you with the basic feature of the इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि इस बुक में आपको इंडिया की इकोनॉमी की डेवलपमेंट की प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा, उससे आपको फैमिलराइज कराया जाएगा। तो इंडिया का जो इंडिपेंडेंट का टाइम था वो ब्रिटिशर्स से था। इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिशर्स से। इसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ ओरिजिन कब हुआ था। The foundation of British Empire in India was led by the Battle of Plassey fought in 1757। जो ब्रिटिशर्स का ओरिजिन माना जाता है वो 1757 से माना जाता है, बैटल ऑफ प्लासी से। बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल का इंडिया में बेसिक पर्पस क्या था? इन इंडिया टू यूज़ इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज़ करना किसके डेवलपमेंट के लिए? ब्रिटिश इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए। यानी कि इंडिया से जो भी रॉ मटेरियल वगैरह वो ले जाते थे, बहुत सस्ते प्राइस पे अपने यहाँ से ले जाते थे, और हमारे यहाँ के मेन पावर को भी बहुत चीप प्राइस में लोग यूज़ करते थे। इंडिया की इकोनॉमी से उन्होंने अपने ब्रिटिश की इकोनॉमी को अपग्रेड कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वॉज। यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले या ब्रिटिश रूल के आने से पहले इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया था। फर्स्ट टॉपिक है इसमें, फर्स्ट पॉइंट, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, यानी कि समृद्ध इकोनॉमी। इंडिया वाज एन इंडिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट। इंडिया इंडिपेंडेंट था और सेल्फ रिलायंट था, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट था, अपनी ज़रूरतें खुद पूरा कर सकता था। ये जो वर्ड है सेल्फ रिलायंट, इसको हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, वहाँ हम इसकी शॉर्ट डेफिनेशन देंगे। ऐसे हम फीडर इकोनॉमी की भी शॉर्ट डेफिनेशन वहाँ आपको देंगे। एग्रेरियन इकोनॉमी, यानी कि कृषि प्रधान देश था। इट्स मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इंग्लिश, यानी कि ये हमारे लाइवलीहुड का मेन सोर्स था और 2/3 पार्ट पॉपुलेशन का एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ऑब्वियसली, कॉटन, सिल्क एंड टेक्सटाइल, मेटल एंड प्रिसाइज स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा। यानी कि कॉटन और सिल्क का काम हमारे यहाँ बहुत अच्छे से होता था, बहुत अच्छा कपड़ा बनता था, और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारे यहाँ की फेमस थी। इफ़ेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। ब्रिटिश रूल का हमारे यहाँ क्या इफ़ेक्ट हुआ? The economic policies pursued by colonial government were concerned more with the protection and promotion of their own economic interest। किसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट की बात की जा रही है? ब्रिटिशर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट की। यानी कि ब्रिटिश रूल से उन्होंने एक कॉलोनियल रूल बनाया। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। अब ये कॉलोनियल गवर्नमेंट क्या है? कॉलोनियल गवर्नमेंट का टॉपिक हमें आगे डिस्कस करेंगे। कंसर्न मोर विद द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ देयर ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, खुद के प्रोटेक्शन और प्रमोशन के लिए। द पॉलिसीज़ ब्रॉट अ फंडामेंटल चेंज, यानी कि जो ब्रिटिश रूल था उसने एक बहुत बड़ा चेंज किया है इस इंडिया में, इंडिया के स्ट्रक्चर को या इंडिया के इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को। अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मीनिंग ऑफ कॉलोनियलिज्म, यानी कि कॉलोनियलिज्म क्या था, कॉलोनियल रूल क्या था, इम्पोर्टेंट है। इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप, यानी कि एक सिस्टम था जिसमें आपके पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन होते थे दो देशों के बीच में, जिसमें कि एक रूलर कंट्री होता था। द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज़ पॉलिटिकल कंट्रोल, जो रूलिंग कंट्री था उसका केवल पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था उस देश के ऊपर, बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ भी वही डिसाइड करते थे। इंडिया की सिचुएशन में इंडिया क्या हो गया? कॉलोनी, और ब्रिटेन क्या हो गया? रूलर कंट्री या रूलिंग कंट्री। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी शहर में रह रहे हैं तो वो शहर क्या हो गया? रूलिंग सिटी, और उसमें होने वाली एक, उसमें जैसे कोई कॉलोनी है तो वो क्या हो गई? कॉलोनियल। ठीक है।
तो उस शहर की कॉलोनी को शहर के रूल फॉलो करने होंगे, उस सिटी के रूल फॉलो करने होंगे। अब इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट टॉपिक, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्ट्री। यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। सभी जानते हैं खेती की स्थिति बहुत ख़राब थी, कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं थी, जबकि उसके अगेंस्ट जो टैक्सेस जा रहे थे वो बहुत हाई रेट्स पे जा रहे थे। पढ़ेंगे इसमें नियरली 85% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन, यानी कि नियर अबाउट 85% ऑफ कंट्री पॉपुलेशन जो गांव में रह रही थी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। सो ये द मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर के स्टैग्नेशन के मेन रीजंस क्या थे। स्टैग्नेशन का मतलब आगे पढ़ेंगे एक शॉर्ट डेफिनेशन में, लेकिन स्टैग्नेशन का मतलब होता है कि रुकी हुई या नॉट ग्रोथ, यानी कि कह सकते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, फर्स्ट टॉपिक रहेगा इसमें लैंड सेटलमेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में एग्जाम में आ जाता है। लैंड सेटलमेंट सिस्टम में था हमारा जमींदारी सिस्टम, ये हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने बनाया था। कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑल द प्रॉफिट्स अकरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू द जमींदार इन फॉर्म ऑफ लगान, यानी कि जो भी प्रॉफिट होते थे, लगान एक टैक्स का नाम था, उसके रूप में किसके पास चले जाते थे, जमींदार के पास। दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर कंडीशन, जबकि वो एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं करता था। जब आप टैक्स दे रहे हैं तो टैक्स के बदले आपको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। द डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम्स, यानी कि जो लगान का टैक्स था उसको डिपॉजिट करने की एक स्पेसिफाइड डेट हुआ करती थी। अगर उस डेट पे वो फार्मर उनको डिपॉजिट करने में फेलियर होता था तो उसकी ज़मीन से उसके राइट्स छीन लिए जाते थे। ओके, बी पॉइंट है इसमें कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। यस, हमारे जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसका कॉमर्शलाइजेशन कर दिया गया। क्रॉप्स वर प्रोड्यूस्ड फॉर सेल इन द मार्केट रेदर देन योर सेल्फ कंजप्शन, यानी कि हमारे सेल्फ के कंजप्शन के लिए जो फसलें थी उनको मार्केट में सेल करने के लिए प्रमोट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। फार्मर्स वर इंड्यूस्ड बाय देयर हाई प्राइसेस फॉर प्रोड्यूसिंग क्रैश क्रॉप सो डैट दे कुड बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमसे हमारी फसल को रॉ मटेरियल कह सकते हैं रॉ क्रॉप्स को हाई प्राइसेस में परचेज़ कर लेते थे और उसको ब्रिटेन भेज देते थे, जिससे कि वहाँ इंडस्ट्रीज़ में उसका फिनिश गुड्स तैयार हो सके। ऐसी फसलों में थी कॉटन, जूट, ग्राउंडनट या कह सकते हैं पीनट, मूंगफली, शुगर केन एक्सेट्रा टू कीप देयर फैक्ट्रीज रनिंग, यानी कि यहाँ से परचेज़ करने के बाद ब्रिटेन भेज देते थे जिससे कि वहाँ उनकी फैक्ट्रीज़ में काम चलता रहे और इस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार होता रहे। सी पॉइंट इसका लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी थी क्योंकि हमारे यहाँ कोई फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं था या कोई भी टेक्निकल इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में हम यूज़ नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट है स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ, इन्वेस्टमेंट की भी स्केर्सिटी की प्रॉब्लम थी। इंडिया एग्रीकल्चर वर फेसिंग स्केर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग या फ्लड कंट्रोल और ड्रेनेज, यानी कि बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए या टेरेसिंग लगाने के लिए या ड्रेनेज के लिए हमारे पास कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं थी। अब सेकंड टॉपिक है इसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में है आपका फर्स्ट टॉपिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है जो भी इंडस्ट्री है वो डाउनवर्ड जा रही है, यानी कि वो ग्रोथ नहीं कर रही हैं। तो हमारे इंडस्ट्रीज़ में क्या था, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। यहाँ सिस्टमेटिकली मतलब वो हमसे रॉ मटेरियल परचेस कर ले जा रहे थे, तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को चलाने के लिए रॉ मटेरियल बच ही नहीं रहा था। जब रॉ मटेरियल ही नहीं था तो हम लोग फिनिश गुड्स कैसे तैयार करते, तो ये था सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। सेकेंड है इसमें एडवर्स इफेक्ट ऑफ डेक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि उसके क्या
अपोजिट इफेक्ट थे, क्या क्या बुरे प्रभाव थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के डेक्लाइंस के। तो हमारे इंडस्ट्रीज़ नहीं चल रही थी तो आप कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ऑब्वियसली लोग खाली बैठे हुए हैं, जो लोग पहले इन्वॉल्व थे वो फ्री बैठे हुए हैं। और दूसरा, अब हमारे पास फिनिश गुड्स हमारी इकोनॉमी में तैयार नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे बाहर से। तो अब यही कर रहे थे, हम उसको हाई प्राइसेस पे क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। नेक्स्ट इसमें लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़। हाँ, हमारी गुड्स इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए हमारे पास कैपिटल भी नहीं था। द ब्रिटिश रूल देयर वाज हार्डली एनी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री एंड ब्रिटिश रूलर्स डिड नॉट पे एनी अटेंशन फॉर देयर प्रमोशन। यानी कि ब्रिटिशर्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इसके प्रमोशन के लिए, यहाँ की इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो अपना खुद का डेवलपमेंट ज़्यादा करना चाह रहे थे। नेक्स्ट है इसमें लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब हमारे यहाँ डेवलपमेंट ही नहीं था तो जीडीपी डाउन जाएगी। ओके, ऐसे आप जीडीपी को डिटेल में मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इसमें लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि पब्लिक सेक्टर का भी बहुत लिमिटेड रोल था, यानी कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं था। पब्लिक सेक्टर रिमेंड कन्फाइड ओनली टू रेलवेज़, यानी कि हमारे रेलवेज़ थी, पावर जनरेशन भी था, कम्युनिकेशन था, पोर्ट्स थे एंड सम अदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, यानी कि कुछ और भी डिपार्टमेंट थे। लेकिन देखने वाली बात यह, जो रेलवे, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन और पोर्ट थे, उनका यूज़ पब्लिक से ज़्यादा ब्रिटिशर्स खुद अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए या अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए कर रहे थे। अपनी इकोनॉमी मतलब ब्रिटेन की इकोनॉमी। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट इंडिया रिमेन्ड बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ऑब्वियसली द इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर मेनली कन्फाइड टू कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट मिल, यानी कि हमारे यहाँ जो डेवलप हुई इंडस्ट्री उनमें कॉटन टेक्सटाइल थी और जूट मिल्स थी। बट देयर प्रोग्रेस रिमेंड वेरी स्लो, जबकि उनकी प्रोग्रेस कैसी थी, बहुत स्लो थी। स्लो इसलिए थी क्योंकि इनके डेवलपमेंट के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। दूसरे यहाँ से रॉ मटेरियल को वो परचेज कर ले जा रहे थे। कॉटन टेक्सटाइल मिल इन महाराष्ट्र एंड गुजरात, जो इनकी मिल थी वो महाराष्ट्र और गुजरात में थी। एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिली थी 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी से, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। 1907 में इस्टेब्लिश हुई थी जमशेदपुर बिहार में। कुछ अदर इंडस्ट्रीज़ भी इस टाइम पे डेवलप हुई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को 1907 जमशेदपुर बिहार में इस्टेब्लिश हुई थी। देन उसके बाद फ्यू अदर इंडस्ट्रीज, शुगर, सीमेंट एंड पेपर इंडस्ट्रीज़ भी अपने इस्टेब्लिश हुई, पर वो उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर पाई जिस लेवल पर उनको ग्रोथ करना चाहिए था, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। फॉरेन ट्रेड में है आपका, इंडिया हैज़ बीन एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम, यानी कि बहुत पुराने टाइम से इंडिया का फॉरेन ट्रेड अच्छा था, बट जिसमें हम हैंडीक्राफ्ट हमारा मेन था, कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल्स थे। बट ब्रिटिशर्स ने आके इसको सिस्टमेटिकली डैमेज कर दिया। सो अब क्या था हमारा, एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब रॉ मटेरियल, क्योंकि हम जूट वगैरह सब क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे हाई प्राइसेस पे। इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि ब्रिटिश फैक्ट्रियों में बना हुआ फिनिश गुड्स हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। सो इसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल का, सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिगो, जूट एक्सेट्रा। देन हम इंपोर्ट क्या कर रहे थे, फिनिश गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, क्लॉथ्स, यानी कि कॉटन, वूल और सिल्क को हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट कर रहे थे और उनसे बने हुए कपड़ों को हम क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। ओके, सो इसमें हम कुछ लाइट मशीनरी को भी इंपोर्ट कर रहे थे जो कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस हो रही थी। ओके, मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी उनकी। सेकंड पॉइंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन्ड अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स, यानी कि इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की मोनोपोली कंट्रोल था। इन्होंने एक कैनाल बनाई जिस कैनाल का नाम था स्विस कैनाल। इसमें मिस प्रिंट हो गया है, SWEZ, स्वेज कैनाल है, जिससे कि हमें एक डायरेक्ट रूट मिला, ब्रिटिशर्स को एक डायरेक्ट रूट मिला इंडिया और ब्रिटेन के लिए, और ये काफ़ी इनके लिए इकोनॉमिक था और टाइम सेविंग था, जिससे कम टाइम में अपने शिप्स को
इंडिया से ब्रिटेन ले जा सकते थे। यहाँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, मिस प्रिंट हो गया है, स्विस नहीं है, स्वेज है, SWEZ। नेक्स्ट है हमारा इसमें ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंडिया की वेल्थ को ब्रिटिश रूल के टाइम पे ड्रेन किया गया, यानी कि कम किया गया। टू मेक पेमेंट्स फॉर एक्सपेंसेस, यानी कि जो पेमेंट एक्सपेंसेस थे वो इंडिया से पेमेंट किए गए कॉलोनियल गवर्नमेंट के, और जो लड़ाइयाँ उस वक्त लड़ी गई उनके लिए भी इंडिया से पेमेंट किए गए। ओके, द ओपनिंग विच कैनाल in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the इंडियन मार्केट ईजियर, यानी कि जो स्वेज कैनाल थी 1869 में शुरू हुई और इससे बहुत कम टाइम में और कम खर्चे में ब्रिटेन से इंडिया आया और जाया जा सकता था। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन। ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से छोटे छोटे 7 पॉइंट्स हैं जो कि कई बार पूछ लिए जाते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशन, इसमें फर्स्ट है आपका हाई बर्थ रेट। हाई, इसको पहले हम डेमोग्राफिक कंडीशन को डिस्कस करेंगे। ऑल फीचर्स ऑफ स्टेगनेंट एंड बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस कंडक्टेड इन 1881, यानी कि हमारा जो सेंसस था ऑफिशियल वो पहली बार कंडक्ट हुआ 1881 में। उसके बाद एवरी 10 ईयर ये कंटिन्यू रहा, हर 10 साल बाद पॉपुलेशन सेंसस चलता रहा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा हाई बर्थ रेट, यानी कि उस वक्त हमारे यहाँ बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर, यानी कि 1000 लोगों पे एक साल में पैदा हुए बच्चों की संख्या वो कितनी थी, 48। और हाई डेथ रेट नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पर्सन इन अ ईयर 40, यानी कि सेम है, वो हमारे यहाँ 40 थी। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट, यानी कि अनपढ़ लोग ज़्यादा थे, ओवरऑल लेस दैन 16% थे, बट इसमें फ़ीमेल 7% थे, यानी केवल 16% लोग पढ़े हुए थे, उनमें भी अगर लेडीज़ की बात की जाए, फीमेल की बात की जाए, वो 7% थी। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ नहीं थी, हॉस्पिटल्स नहीं थे। सो वाटर एंड एयर बॉर्न डिसीज़ बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, जिनसे कि लोग मर जा रहे थे। नेक्स्ट है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों का ख़त्म हो जाना। रेफर द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 ईयर ऑफ एज पर 1000 लिव बर्ड्स इन अ ईयर। सो उस वक्त 218 चिल्ड्रन पर 1000 पे ख़त्म हो रहे थे, यानी कि 1000 बच्चों में से 218 बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम थी ख़त्म हो जाते थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं थी। बट 2011 में ये केवल 44 पर 1000 था। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं, उस वक्त 1000 बच्चों में 218 अप्रॉक्स की डेथ हो रही थी, जबकि 2011 में 44 की डेथ हो रही थी। नेक्स्ट है लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि लोगों की ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, जो कि कितनी थी, 44, बट प्रेजेंट में कितनी है, 68। ओके, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, यानी कि बड़े लेवल पे फैली हुई गरीबी। द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ कॉमन पीपल इन इंडिया वाज वेरी लो। ओके, it can be concluded that British rule was the main reason towards the profile of India's population. Okay, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है समझ लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, सो आप लोग इस पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में कवर कर सकते हैं विद नोट्स। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द इंडिया शोड लिटिल साइन ऑफ चेंज, बहुत छोटा सा चेंज था इंडिया में कॉलोनियल पीरियड में। प्रीडोमिनेंस एंड प्राइमरी ऑक्यूपेशन, डेट इज़ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे 75% लोग इन्वॉल्व थे, रिमेनिंग 25% लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व थे। तो आप समझ सकते हैं जो हमारे डिपेंडेंसी थी वो किस पे थी, एग्रीकल्चर पे। इसमें रीजनल वेरिएशन भी थे, यानी कि कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी थी, जबकि कुछ पे कंपैरेटिव कम थी। द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल एग्रीकल्चर सेक्टर में डाउनवर्ड जा रहा था, यानी कि यहाँ के लोगों का जो डिपेंडेंसी थी एग्रीकल्चर सेक्टर पे कम थी, कंपैरिजन टू उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब।
यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंडेंसी ज़्यादा थी। सो ये जो आपके स्टेट हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ जब एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंसी कम थी तो ये लोग किस में इन्वॉल्व थे? मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर में। ओके, आगे चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को लेके। उस वक्त का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वर वेरी पुअर, यानी कि उस वक्त हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी थी? बहुत पुअर थी। बट सच डेवलपमेंट वॉज टू सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट, यानी कि कुछ डेवलपमेंट हुए उसमें भी इंटरेस्ट किसका था? कॉलोनियल गवर्नमेंट का। जैसे बात करते हैं रोड्स की, द ब्रिटिश रूलर्स could not accomplish much on construction of road. The roads that were built primarily served the interest of mobilizing army and shifting raw materials, यानी कि रोड वहाँ बनाए गए जहाँ ब्रिटिशर्स को ज़रूरत थी रॉ मटेरियल को लाने ले जाने के लिए या आर्मी के मूवमेंट के लिए, यानी कि रॉ मटेरियल को उन्हें पोर्ट तक ले जाना हो या रेलवे स्टेशन तक ले जाना हो, वहाँ उन्होंने रोड्स बनाए। सेम एज रेलवे का भी उन्होंने यूज़ कहाँ किया? कि जहाँ उनको रॉ मटेरियल को पोर्ट तक पहुंचाना था या आर्मी का मूवमेंट कराना था या उनको कोई अपना कमर्शियल वर्क था। रेलवे का इस्टेब्लिशमेंट तो हुआ इंडिया में, ब्रिटिशर्स नहीं किया, बट वहीं रेलवे को उन्होंने इस्टेब्लिश किया जहां उनको खुद के लिए उसकी ज़रूरत थी, ना कि पब्लिक के हित को ध्यान रखते हुए, पब्लिक के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी डेवलप हुआ, पर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था और इसमें इंडिया की इकोनॉमी बहुत खर्च हुई, बहुत पैसा खर्च हुआ। नेक्स्ट हमारा कम्युनिकेशन में है हमारा इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का यूज़ ब्रिटिशर्स अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए करते थे, ना कि पब्लिक यूज़ के लिए। पर पोस्टल सर्विस थी जो कि इनएडिक्वेट थी, मतलब अपर्याप्त थी। रीजंस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इसके रीजंस क्या हैं? रोड्स बनाने के रीज़न क्या था, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। रोड बनाने का रीज़न आर्मी के मोबिलाइजिंग के लिए या रॉ मटेरियल के मूवमेंट के लिए, कह सकते हैं रेलवे स्टेशन तक या पोर्ट तक। सेम एज रेलवे का था, सेम एज टेलीग्राफ का था। ओके, अब बात करते हैं पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल, यानी कि कुछ ब्रिटिशर्स के पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी थे, जैसे सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि फूड ग्रेन प्रोडक्शन के लिए, फसलों के लिए उन्होंने हमें कैसा बना दिया? सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि उन्होंने हमारी फसल को क्या कर दिया? कॉमर्शलाइज। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रोड और रेलवे दिए उन्होंने हमें। चेक ऑफ फेमाइंस, रोड और रेलवे की हेल्प से अकाल के टाइम पे हम अपनी फूड सप्लाई को ट्रांसफ़र कर सकते थे। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, उन्होंने हमको गुड्स फॉर गुड्स या बार्टर सिस्टम से कहाँ ले आए? मॉनेटरी इकोनॉमी पे, यानी कि कॉइन और पेपर नोट्स पे। उसके बाद इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप, यस ये उनकी बहुत बड़ी देन है हमें। उन्होंने हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप दिया जिसमें कि कुछ चेंजेस करके हमारी गवर्नमेंट आज भी यूज़ कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये है इसमें पहला हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी। मैं आपको बता दूं ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। पहला है हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी। इन इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड ब्रिटिश रूल विच रिजल्टेड अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ। कॉलोनियल इकोनॉमी की वजह से हमें बहुत लंबे टाइम तक इसकी परेशानी को झेलना पड़ा और हमारा कंट्री से अफेक्टेड रहा और इन्होंने हमारी वेल्थ को काफ़ी ड्रेन किया। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में क्या था? हमारा लगान था और कैपिटलिस्ट और लेबरर्स इकोनॉमी थी हमारी। स्टेगनेंट इकोनॉमी यानी कि रुकी हुई अर्थव्यवस्था जिसकी ग्रोथ रेट बहुत कम थी। फर्स्ट 20th सेंचुरी में हमारी ग्रोथ रेट थी वो 2% से भी कम थी और पर कैपिटा आउटपुट जो था हमारा वो केवल 0.5% था। बैकवर्ड इकोनॉमी, यस इंडिया की इकोनॉमी बैकवर्ड थी क्योंकि कोई डेवलपमेंट नहीं था। उसमें आपका लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, खेतों में प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा था क्योंकि कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं थी। बस उसकी अगेंस्ट में लगान काफ़ी हाई रेट पे वसूल किया जा रहा था जो कि एक टैक्स था। लो पर कैपिटा इनकम जो कि आपकी 0.5% थी। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि खेती में कोई भी पेस्टिसाइड या इक्विपमेंट ऐसा यूज़ नहीं किया जा रहा था उस वक्त जिससे कि हमारी प्रोडक्शन बढ़ सके। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड मास इलिटरेसी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डिप्लेटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी हमारी, यानी कि हम कुछ भी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे थे इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। एम्पुलेटेड इकोनॉमी, द ब्रिटिशर्स पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल ऑलवेज प्रमोटेड, यानी कि फूट डालो और शासन करो की नीति उन्होंने हमारे यहाँ फैला रखी थी जिससे कि हमारे लोग
इंडियंस आपस में बटे हुए थे, कह सकते हैं रिलीजियन में, कास्ट में, लैंग्वेज में एंड कल्चर में। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में यूज़ होने वाले छोटे छोटे कीवर्ड्स को विद प्रॉपर डेफिनेशन। सो फर्स्ट है हमारा सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट मतलब खुद में निर्भर, कैपेबल ऑफ सर्वाइविंग एंड ग्रोइंग ऑन इट्स ओन। दिस वॉज वॉट द इंडियन इकोनॉमी वॉज बिफोर द कमिंग ऑफ ब्रिटिश। यानी कि हम सेल्फ सफिशिएंट थे कब? ब्रिटिशर्स के आने से पहले, बिफोर द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश। ये सेल्फ सफिशिएंट या सेल्फ रिलायंट हम पहले यूज़ कर चुके हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। स्टेगनेंट इकोनॉमी कई बार यूज़ हुआ है। एन इकोनॉमी ग्रोइंग एट अ वेरी लो और जीरो रेट, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जो बहुत कम रेट से या जीरो रेट से आगे बढ़ रही है। बैकवर्ड इकोनॉमी यानी कि रुकी हुई अर्थव्यवस्था। ओल्ड टेक्निक्स जहाँ यूज़ होती हैं, जैसे कि प्रोडक्शन कम होता है। अभी हमने यूज़ किया था डिप्लेटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, यानी कि जब हम आउटडेटेड टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, मशीन्स हमारी पुरानी हो चुकी होती हैं, उनसे हम ज़बरदस्ती काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इलिटरेसी। इलिटरेसी का मतलब अनपढ़ लोग। ओके, बर्थ रेट, द इट इज़ द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर। सेम डेथ रेट है हमारा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ दोज हु बॉर्न बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 ईयर, यानी कि जो बच्चे 1 साल के नहीं हो पाते हैं उससे पहले ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, सो पर 1000 लिव बर्थ्स ड्यूरिंग दैट ईयर, द लेसर द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट द बेटर विल बी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना कम होगा उतना ही हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेटर है। ऑब्वियसली लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इट इज़ द नंबर ऑफ ईयर अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लाइव ऑन एन एवरेज, यानी कि आदमियों के ऑन एन एवरेज जीने की रेट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि जितना लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हमारा ज़्यादा होगा उतना ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। आप देखते हैं जापान के लोग का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत ज़्यादा है। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये भी वर्ड कई बार यूज़ हुआ है। द चेंजिंग एग्रीकल्चर सो डैट प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इज़ फॉर सेल इन द मार्केट, यानी कि फसल को मार्केट में सेल करने के लिए जो फसल होती है या जो प्रोडक्शन होता है वो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता है। ओके, सो ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और जो ये मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड कराए इनको आप नोट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। ओके, थैंक यू।